नमस्कार, मैं रविराज। आप देख रहे हैं स्वराज खबर। स्वागत है आपका हमारे इस नए कार्यक्रम में साहित्यिक सरोकार। आज हमारे साथ पटना जिला के बहुत ही जाने माने कवित्री, सुप्रसिद्ध साहित्यकारा आदरणीय लता प्रासर। जी नमस्ते। आदरणीय, आप अपने बारे में कुछ बताएं। मैं लता प्रासर, पटना ज़िला हमारा घर है। मेरी शादी हरनौत में नालंदा ज़िले में हुई, मगर बचपन मेरा पटना में ही बीता। आप अपने शिक्षा के बारे में कुछ बताएं। शिक्षा की बात मैं करूं तो सच तो ये है कि शिक्षा मेरी कभी सिलेबार से हुई ही नहीं। अच्छा। बीच बीच में हमेशा वो एक गैप बना रहा, मगर साहित्य के प्रति जो प्रेम है वो मेरा बचपन से ही रहा। तो कहाँ तक आपने पढ़ाई किया है? मैंने तो पढ़ाई हिंदी और मगही में स्नातकोत्तर किया है, 2 भाषाओं से। जी। और मैं बता दूं कि हिंदी में मैं आंसू कविता पिछले 4 वर्षों से कंटिन्यू प्रतिदिन लिख रही हूँ, और मगही में मैं कहानियाँ लिख रही हूँ। अच्छा। जी। तो जहाँ तक मेरी जानकारी है कि दर्शकों आपको बता दूं कि जो शख्स आपके सामने हैं जिनसे मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, ये बिहार की पहली कैमरा पर्सन भी रह चुकी हैं और पहली ऐसी महिला हैं जिन्होंने एज अ प्रोजेक्ट ऑपरेटर लाइसेंस प्राप्त किया है। प्रोजेक्टर ऑपरेटर के लाइसेंस की बात आपने छेड़ दिया, तो मैं बताऊं कि जब मुझे प्रोजेक्टर ऑपरेटर के लाइसेंस के लिए हमने अप्लाई किया, तो तत्कालीन जो डीएम थी और वो जो यहाँ के एसडीओ होते थे पांडे जी, उन लोगों ने सीधे से नकार दिया कि किसी महिला को आज तक प्रोजेक्टर ऑपरेटर का लाइसेंस दिया ही नहीं गया है, तो इनको कैसे दिया जा सकता है। तो हमने कहा कि क्या कहीं ऐसा है लिखा हुआ कि महिला को नहीं देना चाहिए। तो जो नियमावली की पुस्तकें थी बिहार सरकार की, वो निकाली गई और उसमें देखा गया तो कहीं ऐसा लिखा नहीं था कि महिला को नहीं दिया जा सकता। तो पांडे जी ने एक चुनौती रखा कि मैं खुद ही इंटरव्यू लूँगा, और अगर ये पास कर गई तो इसे प्रोजेक्टर ऑपरेटर का लाइसेंस मिलेगा, और अगर ये फेल हो गई तो फिर नहीं मिलेगा। मैंने बाज़ाब्ता मोना सिनेमा हॉल में ट्रेनिंग लिया और पूरी तरह से हमने सीखा कि किस तरह से प्रोजेक्टर चलता है। हमने चलाया और जाना, और उनके सारे सवालों का जवाब जब हमने दे दिया तो उन्होंने कहा कि ओके। और ये सबसे बड़ी बात है कि मेरे पहले किसी महिला को प्रोजेक्टर ऑपरेटर का लाइसेंस नहीं मिला था, और मेरे बाद फिर किसी को आज तक नहीं मिला। जी। तो ये जो 2 खिताब हैं मोहतरमा के पास, एक तो बिहार की सबसे पहली कैमरा पर्सन होने का और दूसरा कि प्रोजेक्टर ऑपरेटर का, ये दोनों खिताब इन्हीं के नाम हैं। जी। खैर, अभी जहाँ तक मुझे मालूम है कि आप एक शिक्षिका हैं, जी। तो ये सफ़र कैसे तय हुआ कि एक मीडिया लाइन से छोड़कर फिर प्रशिक्षण के लाइन में आना, ये कैसे संभव हुआ? जी, ये मीडिया में तो हम 97 में पहली बार हमने कैमरा उठाया था, और तृतीय झारखंड खेल महोत्सव जब हुआ था 97 में, दुमका में हुआ था, उस समय राबड़ी जी की सरकार थी, तो हमने उसको कवरेज किया था। और मगर चूँकि मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हुई थी जी, और और मैं मीडिया में काम कर रही थी, और उसके बाद फिर हम जब भी कैमरा करते थे कुछ भी, हर लोग मुझे कहते थे कैप्शन आप लिख करके लाइए। तो मैं बहुत असहज महसूस करती थी। कई जगह जब बात होती थी तो मैं सवालों के सही जवाब दे देती थी, मगर लोग मुझे एक बार ऐसा ही किसी ने कहा कि आप तो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हैं, तो आप जवाब नहीं दे सकती हैं, आप ऐसे बीच में नहीं टोका कीजिए। अच्छा। ये मेरे दिल को बहुत नागवार गुजरा कि अगर मैं सवाल के जवाब जानती हूँ और मेरे पास डिग्री नहीं है तो मैं जवाब नहीं दे सकती हूँ। सिर्फ इंटर पास थी मैं, और मैं कैमरा चला रही थी। फिर हमने सोचा कि अब मुझे पढ़ाई करनी चाहिए, हालांकि मैं जद्दोजहद कर रही थी, मेरा कॉमर्स था विषय। आपकी इन बातों को सुनकर इकबाल साजिद का 2 पंक्तियां याद आती हैं। उनका एक शेर है कि प्यासो रहो न दस्त में बारिश के मुंतज़िर, प्यासो रहो न दस्त में बारिश के मुंतज़िर, मारो ज़मीं पर पाँव ऐसे कि पानी निकल पड़े। बिल्कुल जी। तो जहां आपको ठेस लगी, आपने वहीं से फिर दौड़ना शुरू किया। जी। साहित्य की तरफ, लेखनी की तरफ आपका झुकाव कैसे हुआ?
पढ़ने का शौक़ तो बचपन से ही था। हर तरह के जो भी की पुस्तकें मिलती थी, यहाँ तक कि मेरे आसपास मोहल्ले में, गांव में या शहर में कहीं भी जाती थी तो मैं किताबें ढूंढती थी। आज भी मेरी आदत है, मैं किताबें ढूंढती हूँ कि कहीं भी जाऊँगी तो पहले नज़र दौड़ाती हूँ कि कहीं कोई पुस्तक तो नहीं रखा हुआ है और उसको एक नज़र ज़रूर देखना चाहती हूँ। तो ये पढ़ने का शौक़ था। बात रही लिखने की तो बचपन में हमने किरण बेदी की का एक इंटरव्यू हमने पढ़ा था नंदन पत्रिका में, और उसमें उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था कि अगर आपके अंदर बहुत गुस्सा हो या किसी बात को लेकर के बहुत क्रोध हो तो आप उसको डायरी में नोट करते जाइए। तो ये मेरे जहन में बहुत गहरे से बैठ गया, क्योंकि मैं जो हमारे समाज में जो रूढ़ियाँ हैं, मैं रूढ़ियों को मानना नहीं चाहती थी और आज भी नहीं मानती हूँ। मैं सबसे थोड़ा अलग विचार रखती हूँ। तब से ही कुछ लिखना शुरू किया, मगर वो गहराई नहीं थी जो मैं लिख पाती थी उस तरह से। फिर तो एक और प्रश्न उठता है कि वो गहराई नहीं थी। हालांकि आप जैसा कि कह रही हैं कि जो कुछ मिलता था आप किताबें ढूंढती थी, पढ़ती थी, तो कहीं ना कहीं यह एक वजह रहा। हाँ, एक बेचैनी थी कि हम लिख पाएँ, क्या लिखें, कैसे लिखें, क्यों लिखें, कितना लिखें, ये बहुत सारे सवाल मेरे अंदर आते थे। तो इसी तरह इसी क्रम में मैं ढूंढते हुए साहित्य सम्मेलन पहुंची। अच्छा। और साहित्य सम्मेलन में हमने एक छोटी सी रचना लिखा और पहली बार स्टेज पे मुझे बुलाया गया कविता पढ़ने के लिए। वो मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट था कि वो मुझे लगा कि मैं जो लिख रही हूँ उसकी कोई कीमत है। हाँ। लोग को मैं सुना सकती हूँ और लोग सुन सकते हैं। वहाँ से तब से मैं ध्यान देने लगी कि कब साहित्य सम्मेलन में कार्यक्रम होगा। और मैं बता दूं कि मेरी पहले से कोई कविता नहीं लिखती थी। अच्छा। मैं कार्यक्रम में जाती थी और उसके बाद सोचती रहती थी, अच्छा क्या सुनाऊंगी, और उसी समय जो मेरे मन में विचार आता था मैं कविता के रूप में मतलब तुरंत लिखती थी और तुरंत स्टेज पे सुना देती थी। ये दूसरे को पता नहीं होता था, मगर मुझे पता होता था कि एकदम जो कहते हैं ना, ताक पर, एक गांव में कहावत है, ताक पर कोहड़ा रोपना। तो इस तरह से कविताएं मैं लिखती जाती थी। तो जो हमारे वहाँ पे बुजुर्ग लोग होते थे, जो हमारे साहित्य के विद्वान लोग होते थे, अक्सर मुझे डांटते थे कि तुम्हारे कविताओं में त्रुटियां रहती हैं, तुम इस तरह से लिख जाती हो, मगर मैं हिम्मत हारती नहीं थी। फिर भी मैं कविता लिख पाती थी और ज़िंदगी के जद्दोजहद में पहले से लिख के नहीं रख पाती थी। तो ये तुरंत लिखना, वो आपका इशारा कहीं आंसू कवि की तरफ तो नहीं? हाँ, जैसे आंसू कविता ही, मगर वो चूँकि आंसू कविता तो 2 पंक्तियों की, 4 पंक्तियों की होती है, जो आप स्टेज पे बहुत ज़्यादा नहीं सुना सकते हैं। तो मैं वो रचनाएं बड़ी लिखती थी। उस समय भी एक कहानी के रूप में सोचती थी और कहानी की तरह ही कविता, गद्य, ये मुक्तक कविता मैं लिखती थी और मैं सुनाती थी। मगर बाद में हुआ कि जैसे जैसे मैं लिखते लिखते आगे बढ़ने लगी, मुझे प्रकृति के करीब जाने लगी। मैं बहुत ज़्यादा प्रकृति के करीब तो थी ही, शब्दों के ज़रिए जाने लगी। तब मुझे विचार आया, और ये जो मीडिया, व्हाट्सएप मीडिया का जो कंसेप्ट आया, ये इतना ज़्यादा मोबाइल का, तो वहाँ से हमने पहले शुरू में 2 पंक्तियाँ यूँ ही लिखना शुरू किया। बस लोगों की जब वाहवाही मिलने लगी और मैं धीरे धीरे, आज तो 4 साल लगभग पूरे हो चुके हैं, 5वें साल में मैं प्रवेश करी हूँ निरंतर। दर्शकों को मैं बता दूं जी कि कविता जो है या वो कहानी जो है, ये जो लेखन का जो प्रक्रिया है जी, वो यूं ही नहीं होता, तपाना पड़ता है खुद को। वो कहने की एक पंक्ति है कि पढ़ना भरना है और लिखना छलकाना। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं आपने अपने घड़े को अच्छी तरीके से भर लिया था, तभी उसका जो प्रारूप है वो साहित्य सम्मेलन में देखने को मिलता होगा कि कुछ क्षण पहले ही आप कविता अपनी पूरी कर पाते थे। हाँ, आप जो कह रहे हैं कि वो गंभीर था, तो जब हमने एमए किया हिंदी और मगही से, अच्छा, तो ये जो दोनों भाषा मिलकर के हमारे शब्दों को और हमारी कविता को प्रौढ़ बनाने लगी, और वहाँ से हमारी कविताओं में सच में मजबूती आने लगी। अच्छा जी। तो आपके साहित्यिक जीवन में शादी से पहले और शादी के बाद क्या अंतर रहा, क्या कुछ बदलाव आए? अब बात शादी की आई तो मैंने तो ज़्यादा पढ़ाई नहीं की थी, जस्ट मैट्रिक किया था हमने, और इंटर में एडमिशन हुई थी और मेरी शादी हो गई। अच्छा। मैं बहुत रोती थी। हमारे घर वाले हमको बोलते थे कि क्यों रोती हो, सारी लड़कियों की शादी होती है, सभी ससुराल चले जाते हैं। मगर मेरे अंदर ऐसा कुछ सवाल नहीं था। मेरे अंदर ये सवाल था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं अब तो मैट्रिक के बाद शादी हो जाएगी तो अब ससुराल जाऊंगी तो मेरी पढ़ाई छूट जाएगी।
तो ये प्रश्न जो है मेरे आंखों से आंसू टपका देते थे और मैं अक्सर रोती थी। तो ऐसी जब भी भावना लोगों के मन में आती है तो कलम अपने आप उठ जाती है। बिल्कुल। तो वैसी कोई रचना जो आपने अपने लिए लिखा हो, अगर आप सुनाना चाहें तो? जी ज़रूर। जो पहली मेरी सशक्त रचना थी जी, वो है नारी मन की व्यथा, जो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। जी। क्योंकि एक नारी के लिए, एक महिला के लिए बहुत बड़ी व्यथा होती है कि किस तरह हम घर संभाले, किस तरह हम बच्चों को संभाले और किस तरह हम अपनी ज़िंदगी को साहित्य में भी बनाए रखें। तो नारी मन की व्यथा, जो कि मेरी पहली सशक्त रचना मैं कह सकती हूँ अपने तरफ से। रचनाएं तो बहुत लिखी कि सुनो 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 बंधुओं सुनो, सुनो 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 बंधुओं सुनो नारी की दर्द कथा। नारी जब पैदा हुई वंचित रखा गया उसे सांसारिक अधिकार से। नारी जब पैदा हुई वंचित रखा गया उसे सांसारिक अधिकार से, फिर वह थोड़ी बड़ी हुई आधे मन से पढ़ाई गई। मुझे लगता है कि 90% लड़कियों को मन से नहीं पढ़ाया जाता है। बस ये अब आज तो खैर अब बेटा बेटी का भेद मिटने लगा है और लगभग मिट रहा है, मगर हमारे ज़माने में बस पढ़ाया इसलिए जाता था कि शादी करनी है तो डिग्रियां दिला दो बच्चों को, अगर बेटियों के पास डिग्री नहीं होगी तो शादी नहीं होगी। तो ये हमने लिखने की कोशिश की है कि फिर वह थोड़ी बड़ी हुई आधे मन से पढ़ाई गई। किशोरी होने पर उसको समझाया सबने, रुको रुको आगे नहीं जाना है। यौवन आने से पहले शादी कर दी सबसे पहले। अब ये जो पंक्ति है, यौवन आने से पहले शादी कर दी सबसे पहले, ये विडंबना है कि मेरे पिताजी 4 भाई हैं और मैं दूसरे नंबर मेरे पिताजी की है, और उसके बाद जो मेरे चाचा थे उनकी शादी नहीं हुई थी। अच्छा। और मेरी शादी करवा दी गई। ये मेरे लिए बहुत ही दुखदाई था। और वो ये था कि मेरी दादी को लगता था कि अगर पहले अपने बेटे की शादी करूंगी तो सारा दहेज इसको दे दिया जाएगा, फिर मेरा क्या होगा। तो ये जो मेरे मन में दर्द था वो उसे मैंने लिखा कि यौवन आने से पहले शादी कर दी सबसे पहले, और हुई विदाई गई ससुराल वहाँ हुआ उसका बुरा हाल। जी। हुई विदाई गई ससुराल वहाँ हुआ उसका बुरा हाल। कैसे हुआ? चाहत थी आगे पढ़ने की, क्या जल्दी शादी करने की। चाहत थी आगे पढ़ने की, क्या जल्दी शादी करने की, पर आगे वो पढ़ न पाई, शिक्षा का दुख सह न पाई। पर आगे वो पढ़ न पाई, शिक्षा का दुख सह न पाई। उसने खाई कसमें ऐसी, उसने खाई कसमें ऐसी, बनेगी रानी झांसी जैसी, और लेकर शिक्षा का तलवार करेगी इस समाज पर वार। बहुत सुंदर। लेकर शिक्षा का तलवार करेगी इस समाज पर वार। इसी बीच वह माँ बन गई, पीछे उसकी आह रह गई। इसी बीच वह माँ बन गई, पीछे उसकी आह रह गई। जो हिम्मत थी वह भी टूटी, सोचा मेरी किस्मत ही फूटी। जो हिम्मत थी वह भी टूटी, सोचा मेरी किस्मत ही फूटी। उम्र है कच्ची गोद में बच्ची, उम्र है कच्ची गोद में बच्ची, यही कहानी सबसे सच्ची। सुध-बुध खोई, इतना रोई इतना रोई इतना रोई, कि धुल गए इन आंसुओं से मन के सारे विषाद। बहुत सुंदर। इतना रोई कि धुल गए इन आंसुओं से मन के सारे विषाद। तब फिर थोड़ी सी हिम्मत जुटा पाई, यह पल फिर ना दोहराएंगे, हम सबसे आगे आएंगे, बेटी को खूब पढ़ाएंगे, बेटी को खूब पढ़ाएंगे। ये जो नारी मन का दर्द है, नारी मन की व्यथा है, यहीं से हमारी कविताओं जो है। तो आपकी जो कविता है जी, ये कविता तो है लेकिन साथ ही साथ आपकी आत्मकथा भी है, कह सकते हैं आप। जोश मलिहाबादी का एक शेर है कि मेरे रोने का जिसमें किस्सा है, मेरे रोने का जिसमें किस्सा है, उम्र का बेहतरीन हिस्सा है। बिल्कुल बिल्कुल जी। खैर, ये बातें तो होती ही रहेंगी और बहुत सारी कुप्रथाओं के बारे में आपने जिक्र किया कि आपके जीवन में वो घटित हुआ जी। खैर, अगर एक पॉजिटिव देखा जाए तो वो भी कहीं ना कहीं आपके रचनाओं में एक उत्थान का काम करेगा जी। एक प्रश्न जो उठता है, चूँकि आप एक शिक्षिका हैं, जी। आपने अपने बच्चों को तो देखा ही, पढ़ाया सिखाया ही,
विद्यालय में जब जाती होंगी तो बहुत सारे जो बच्चे आपको मिलते होंगे, बिल्कुल। तो अभी एक जो प्रश्न चिन्ह बन रहा है कि बच्चों में साहित्य की ऊर्जा को कैसे समाविष्ट किया जाए। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। जी। और ये साहित्य के लिए सब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बच्चों के जीवन में साहित्य कैसे प्रविष्ट कराया जाए। चूँकि मैं बिहार सरकार में शिक्षिका हूँ और गांव में मैं जाती हूँ, और गांव में वही बच्चे विद्यालय आते हैं जिन बच्चों के माता पिता या तो मजदूर होते हैं या फिर निहायत ही गरीब होते हैं। ऐसे में उन बच्चों के पास पुस्तकों की अहमियत ही नहीं होती है, क्योंकि सरकार अभी तो पैसे देने लगी है, मगर उनको पहले बिहार सरकार की तरफ से किताबें मिलती थी। अच्छा। मगर उनके लिए उन किताबों की कोई अहमियत ही नहीं होती थी। अच्छा। ये देखकर मुझे बहुत दुख होता था। मैंने बच्चों को सिखाया कि चूँकि मैं भाषा की शिक्षिका हूँ, सबसे पहले तो मैंने बच्चों को सिखाया कि तुम कितना भाषा जानते हो। जब मैंने ये सवाल किया तो बच्चे मूक रह गए। अच्छा। मैंने उन्हें बताया कि तुम्हें नहीं पता कि तुम 4 भाषा जानते हो। बच्चे ये सुनकर चौंक गए, ये 4 भाषा और मैं, ये कैसी विडंबना है। हाँ। तो ये मगर सत्य यही है जी। क्योंकि जो हमारे यहाँ भारतीय परंपरा में जो है कि जितना भी पूजा पाठ या कोई भी विधि विधान जो होता है वो संस्कृत के माध्यम से होता है। बच्चे संस्कृत जानते हैं, मतलब वो उसको भले साहित्यिक रूप से ना जाने, मगर वो बचपन से सुनते आते हैं। तो संस्कृत से कहीं ना कहीं उनका परिचय होता है, जो परिचय होता है, मंत्र जो हम लोग सुनते हैं, जो पढ़ते भी हैं, और वही श्लोक उन्हें फिर किताबों में पढ़ना है जी। तो वो उससे परिचय होते हैं। पहली भाषा। दूसरी भाषा हिंदी, जो वो जिसके लिए वो विद्यालय आए हैं तो वो वहाँ हिंदी सीखते हैं। और तीसरी भाषा अंग्रेजी, जो अब निहायत ही ज़रूरी है हमारे लिए, वो सिलेबस में रखा गया है और टीवी के माध्यम से, आसपास के माध्यम से बच्चे अंग्रेजी जानते हैं। और चौथी जो सबसे महत्वपूर्ण भाषा है जिसमें उनका जन्म हुआ है वो है मगही जी। तो ये जब बातें हमने बच्चों को बताई तो बच्चे अवाक रह गए और उनके अंदर जो किताबों के प्रति, चूँकि किताबें उन्हें समझ में नहीं आती थी, मुझे जितना महसूस हुआ, क्योंकि मुझे एक घटना याद है कि पहली बार जब मैं 8वीं कक्षा गई, जब मैंने नौकरी ज्वाइन किया और पहली बार मैं क्लास में गई 8वीं कक्षा में, तो मैं कबीर को पढ़ा रही थी। अच्छा। तो हमने सोचा कि मैं कबीर का परिचय दे दूँ, और मैंने थोड़ी देर 2 मिनट कबीर का परिचय दिया और फिर कविता हमने पढ़ना शुरू किया। एक लड़की थी, वो बहुत हंस रही थी। अच्छा। तो चूँकि मैं पढ़ा रही थी, मैं उसके हंसी को टाल रही थी, मगर जैसे ही मेरी कविता खत्म हुई मैंने उसे खड़ा किया और मैंने कहा कि तुम साहित्य कितना जानती हो सकता है कि मैं, चूँकि मेरी पहली कक्षा है तो मैंने कुछ गलत पढ़ा दिया हो, इसलिए तुम हंस रही हो, तो बताओ मेरी क्या गलतियाँ रही। तो उसने कहा कि मैम ऐसा है कि पहले मैं जानती ही नहीं थी इस तरह से। अच्छा। और आप जो आज पढ़ा रही थी वो मुझे बहुत ही पसंद आया था और इसीलिए मेरे अंदर से मुस्कुराहट आ रही थी। मैं उसे नेगेटिव ले रही थी और वो मुझे पॉजिटिव सिंबल मिला कि इस तरह से साहित्य को हम नहीं जानते थे, क्योंकि पहले जनरली हिंदी पढ़ाने वाले जो शिक्षक होते हैं वो समझते हैं कि बस कहानी का पाठ कर दें और बच्चे, मगर जब हम एमए किया तो हमने जाना कि साहित्य का पाठ कर देना नहीं है, कहानी जो है, कविता है, वो तो जिंदगी है, वो पाठ नहीं है, वो जिंदगी है। तो आपने जब कक्षा में प्रवेश किया और जो भी पाठ्यक्रम है उसको आत्मसात करके उसको पढ़ाने की कोशिश की है, और हमने बताया बच्चों को, और आज भी बताती हूँ जो भी, कि ये कहानी क्यों, कहाँ और कैसे है, और तुम्हारे ज़िंदगी में कितनी कहानियाँ हैं, प्रतिदिन तुम कितनी कहानियों से गुजरते हो। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि बच्चों के अंदर वो भावना उत्पन्न हो कि जो कविता वो पढ़ते हैं, जो कहानियाँ वो पढ़ते हैं, उसकी क्या ज़रूरत है तुम्हारे ज़िंदगी में, क्या अहमियत है, क्यों तुम्हें कहानी। मैं ये सवाल बच्चों से जब करती हूँ कि आखिर तुम कविता क्यों पढ़ रहे हो, तुम कहानियाँ क्यों पढ़ रहे हो, तुम्हें साहित्य की इतनी विधाएं पढ़नी है, निबंध पढ़ना है, रेखा चित्र पढ़ना है, संस्मरण पढ़ना है, ये सब है क्या, क्यों। तो अब मैं बच्चों को, भले वो छोटे हैं मगर मैं उनको ये बताती हूँ कि ये सब कहाँ से निकल के आए, तुम्हारे जीवन में ये सब कहाँ कहाँ है जी। तुम्हारा, मैंने जब बच्चों से सवाल किया कि तुम्हें याद है बचपन की कोई घटना, जब तुम कोई दशहरा मेला घूमने गए थे तो क्या क्या देखा था, तो बच्चे अपनी अपनी घटनाएं सुनाते हैं। मैं कहती हूँ यही संस्मरण है।
फिर बच्चों से मैंने पूछा कि तुम रास्ते में आते हो तो कुछ तो तुम्हें मिलता होगा। जब सीजन मकई का है तो मकई के खेत को देखते हो, जब सीजन धान का है तो धान देखते हो, कभी रास्ते में तुम्हें सांप मिल जाता है तो तुम आकर के कहानी सुनाने लगते हो अपने दोस्तों को, हमने सांप देखा, बस यही कहानी है, यही जान लो कहानी। तो इस तरह से बच्चों में साहित्य के प्रति जो दिलचस्पी है जी वो बहुत बढ़ती है। तो ये सवाल ये जो आप जिस प्रक्रिया से आप पढ़ा रही हैं, पठन पाठन का बहुत ही उत्तम तरीका है जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। हालांकि आपके बारे में तो हम लोगों ने बहुत कुछ सुना है, बहुत जगह आपको भी सुना है जी। अगर आप चाहे तो 2-4 कविता जो आपको बेहद पसंद हो। एक परिचय के लिए एक छोटी सी रचना मैं सुनाना चाहूँगी जी, स्वागत कि समंदर से खोज लाता मोती कोई, मैं वो तो नहीं। समंदर से खोज लाता मोती कोई, मैं वो तो नहीं, और पहाड़ों को कर जाता फतेह कोई, अच्छा, मैं वो तो नहीं। हाँ। मैं तो बस दिलों में हलचल मचाए रखती हूँ और सूखे हुए सपनों में नमी बनाए रखती हूँ, और सूखे हुए सपनों में नमी बनाए रखती हूँ। बस इतना सा मेरा परिचय है जी। तो 4 लाइन इस पे हम भी कुछ कहना चाहेंगे। जरूर जी। कि हिमालय की कोशिश हम नहीं करते जी, पर्वतों को झुकाया हम नहीं करते जी, मुझे तो मिलती है बस इसी में खुशी कि जिन्हें याद हम कर ले वो भुलाया हमें नहीं करते। वाह, बहुत खूब जी। तो वैसी आपकी कोई रचना जो मौसम से रिलेटेड हो, जो हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं प्रकृति से जुड़ी रचनाएं लिखती हूँ, खास करके 12 महीनों पर जी। दर्शकों को एक बात मैं पहले बताना चाहूँगा कि आपने कई एक दफ़ा बारहमासे पे कविता सुनी होंगी, पढ़ी होंगी, लेकिन ये जो महिला हैं जिनको आप अभी सुनने जा रहे हैं, बारहमासे पे ये भी लिखी हैं, लेकिन जब आप सुनेंगे आप खुद इसका आंकलन कर लें कि क्या अंतर है जी। जी हाँ, जैसा कि आपने बताया, मैं चैत से लेकर के फागुन तक जो 12 महीने हिंदी के हैं जी, उन महीनों में प्रतिदिन क्या बदलाव आता है, कैसे हमारे यहाँ जो 6 ऋतुएं हैं वो हमारी ज़िंदगी के में किस तरह प्रवेश करते हैं और किस तरह उससे बाहर होते हैं जी। मैं इस सूक्ष्मता को पकड़ने की एक छोटी सी कोशिश करती हूँ और उसी क्रम में मैं महीनों पे कविताएं लिखती हूँ। ऐसे एक जो हमारे समाज की विडंबना है, या कहिए कि आज के दौर में जो हो रहा है, वो ये कि अब रिश्ते ख़त्म हो रहे हैं हमारे यहाँ। तो हमने जो होली का हमारे यहाँ त्यौहार होता था, वो होली का या जो होता है, उस होली का त्यौहार का मेन मकसद ये था कि परिवार के बीच की जो दूरियां हैं, जो रिश्तों की जो ये बड़े हैं ये छोटे हैं लिहाज है, उस दिन लोग ख़त्म हो जाता है और सब आपस में गले मिल जाते हैं और बेझिझक रंग लगाते हैं और एक दूसरे से मजाक से कुछ भी कह जाते हैं। उस दिन कोई बुरा नहीं मानेगा कि हम बड़े हैं हम छोटे हैं, ये बड़े छोटों की दूरियाँ। मगर आज के टाइम में जब घर में परिवार ही ना हो, मेरा कहने का मतलब ये है कि पति पत्नी और एक बच्चा, अब लोग माता पिता को भी अपने साथ नहीं रखना चाहते हैं, या ये हम नहीं कह सकते कि रखना नहीं चाहते। आज जो काम का दौर है, आज जो परिस्थितियां हैं, ये महंगाई का और जो प्राइवेटीकरण जो हो रहा है, कंपनी का, कारपोरेट सेक्टर का जो जॉब का जो तरीका है काम करने का, उसकी वजह से भी ऐसा हो रहा है कि लोग अब नहीं चाहते कि अब 6 बच्चों को पालेंगे या हम नौकरी करेंगे जी, कैसे हम करेंगे। तो इसी पे मैंने होली में एक कविता लिखा था, इन रिश्तों की विडंबना पे। कि आप मैं सुनाना चाहूँगी। अभी तो होली नहीं है, फिर भी मैं चाहूँगी कि आप सुने कि छेड़छाड़ न करता देवर कैसी होली आई है। वाह। छेड़छाड़ न करता देवर कैसी होली आई है, और दादी की कहानी में तो देवर बड़ा रंगीला था। वाह। दादी की कहानी में तो देवर बड़ा रंगीला था। हाँ। आते ही फागुन में देवर की वांछें खिल जाती थी। आते ही फागुन में देवर की वांछें खिल जाती थी। गली गली में घूम घूम कर भाभी को गलियाता था। गली गली में घूम घूम कर भाभी को गलियाता था। बड़े बुजुर्गों के डर से कैसी सामत आई है, छेड़छाड़ न करता कोई कैसी होली आई है। छेड़छाड़ न करता कोई कैसी होली आई है। और अब न ननद है न भौजाई है, तो ये जो रिश्तों की जो कसक है वो उसे मैंने कहने की कोशिश है कि कहाँ है नंदी चूहल करती कैसी होली आई है। जब कोई छेड़ने वाला ही ना हो तो होली क्या है भला, अपने आप से तो रंग नहीं लगा लेंगे। तो कहाँ है नंदी चूहल करती कैसी होली आई है। आस लगी है फाग में नंदी घर तो आएगी। चाची नानी सब कहती है क्या भाभी से बतियाई है।
छेड़छाड़ न करता कोई छेड़छाड़ न करती नंदी कैसी होली आई है, छेड़छाड़ न करती नंदी कैसी होली आई है जी। और नैहर में जाने के बाद भी वही बात है कि नैहर में तरसती आंखें भाभी को है ढूंढ रही। अब जब दो बेटियां ही हैं तो भाभी कहाँ से मिलेंगी। नैहर में तरसती आंखें भाभी को है ढूंढ रही, भाभी का भाई आएगा होली संग मनाएगा। ये सब कितना बड़ा उत्सव था हमारे देश का। भाभी का भाई आएगा होली संग मनाएगा, जाने कब वो पल आएगा बात बड़ी दुखदाई है जी। छेड़छाड़ न करता कोई कैसी होली आई है, छेड़छाड़ न करता। अगर आपको तकलीफ ना लगे तो दो पंक्तियां आपके लिए समर्पित हैं। बिल्कुल जरूर। तुम्हारे शहर का शाम बड़ा सुहाना लगे, बहुत हालांकि आपके पंक्तियों के विपरीत है, बिल्कुल, लेकिन आपके लिए समर्पित है कि तुम्हारे शहर का शाम बड़ा सुहाना लगे, एक शाम चुरा लूं अगर आपको बुरा ना लगे। बिल्कुल, ये पूरा शाम आप ही के नाम है जी। जी, बहुत बहुत कृपा। तो वैसी कोई प्रेरणा देने वाली कविता, ऐसी कोई कविता जिसमें एक सीख हो, बिल्कुल, जो आपने अपने कलम से लिखा हो? एक कविता हमने लिखा था निडर जी। और उसमें हमारा सवाल है कि लोग मुझसे पूछते हैं, लोग मुझसे पूछते हैं तू इतनी निडर क्यों है। मैं कहती हूँ कैसे डरूं जी। मैं कहती हूँ कैसे डरूं क्योंकि पूरी दुनिया मेरी है। वाह। लोग मुझसे पूछते हैं तू इतनी निडर क्यों है जी। और मैं कहती हूँ कैसे डरूं क्योंकि पूरी दुनिया मेरी है। तन्हाई में भी तेरे होने का एहसास है। बहुत सुंदर। तन्हाई में भी तेरे होने का एहसास है, लगता है हर वक्त कोई मेरे पास है। लगता है हर वक्त कोई बात। मैं बात कर सकती हूँ, मैं बात कर सकती हूँ इन हवाओं से, रूखे पत्थरों से, गुलाब के मासूमियत से, सूखी झाड़ियों से, नीले आसमान से और काले बादलों से। यही तो है जो मुझे डरने से बचाते हैं। बहुत सुंदर, बहुत यही तो है जो मुझे डरने से बचाते हैं। मैं निडर हूँ, मैं निडर हूँ, मैं महसूस करती हूँ तुम्हारी चुप्पी को, तुम्हारी नम आँखों को, तुम्हारे तार तार होते हृदय को। यही तो है जो मुझे डरने से बचाते हैं, यही तो है जो मुझे डरने से बहुत बचाते सुंदर, हैं। बहुत सुंदर जी। एक शेर है राघव फारूकी का कि जहर के जाम में फिर शाम के दर्शन होंगे, जहर के जाम में फिर शाम के दर्शन होंगे, कोई बौड़ाए तो फिर मीरा की तरह। बिल्कुल। और इस पे मैं अपनी एक रचना सुनाना चाहूँगी जी कि मेरे होने की वजह तुम हो और मेरे खोने की वजह तुम हो। बहुत सुंदर। मेरे होने की वजह तुम हो और मेरे खोने की वजह तुम हो। तेरे थाप पर तेरे थाप पर थिरकती रही मैं बेसुध होकर। तुझे पा लिया, तुझे पा लिया इन धुनों में खुद को खोकर। मेरे होने की वजह तुम हो और मेरे खोने की वजह तुम हो। लफ्ज़ मेरे सरताज की कानों में पड़ी जब से, बांसुरी की धुन सी मानो बज पड़ी तब से। मेरे होने की वजह तुम हो और मेरे खोने की वजह। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जी। आखिरी कुछ पंक्तियों को आपको समर्पित करते हुए इस कार्यक्रम का समापन करता हूँ कि तुम्हारे बस में अगर हो तो भूल जाना हमें, तुम्हारे बस में अगर हो तो भूल जाना हमें, तुम्हें भुलाने में शायद हमें जमाना लगे। वाह, बहुत खूब। धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगली कड़ी में एक नए चेहरे के साथ, एक नई शख्सियत। धन्यवाद। नमस्कार।